चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देख ली थी, समझ लिया था कि कंटेंट को किस तरह से हम पावर पॉइंट में ले सकते हैं और किस तरह से उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करके हम उसको बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं और उसके द्वारा अपने किस तरह से भावों को प्रकट कर सकते हैं हम एक पीपीटी के अंदर। ठीक है, तो अब इस क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने इंसर्ट से और होम से भी ड्राविंग्स के द्वारा हमने यहाँ पे अलग अलग चीजें ली थी जिनको हमने यहाँ पे प्रयोग किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं, फिर हम लास्ट में सारी चीज सीखने के बाद एक पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे जिसमें आपको सारी चीज अच्छे से एक्सप्लेन और हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक एक चीज को हम डीप में समझ रहे हैं। अभी हमने इमेज को कैसे लेते हैं, कैसे उसको सेट करते हैं, ये समझा था। इसके साथ ही हमने शेप को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उसको आइडियलिक इमेज देते हैं, आइडियलिक उसको बनाते हैं। इसी तरह से क्लिप आर्ट किस तरह से प्रयोग करते हैं, हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, लोगो कैसे लेकर के आते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। साथ ही साथ हमने सीखा था कि उसके ऊपर डिजाइन किस तरह से अप्लाई करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम अगली चीज देखते हैं कि जो हमें बनाना है, यहाँ पर हमें बनाना है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन सिर्फ एक स्लाइड से नहीं होता, वहां पे नंबर्स ऑफ स्लाइड होती है और नंबर्स ऑफ कंटेंट होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और हम देखते हैं और अगली जो चीजें हमारे सामने उनको ये किस तरह से और हम बेहतर और अट्रैक्टिव एक प्रेजेंटेशन हम तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड बनाई है, अब हम चाहते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड जो इसके बाद सेकंड स्लाइड है हमारी उसको बनाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे न्यू स्लाइड पर और यहाँ से जो भी स्लाइड आपको रिक्वायर्ड लग रही है, जैसा भी कंटेंट आपको लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, जब हम न्यू स्लाइड में इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड, जहां पर आप 2 टाइटल ले सकते हैं। टाइटल एंड कंटेंट, कंटेंट में जरा देख लीजिए यहाँ पे किस तरह के कंटेंट है। तो एक स्लाइड में ये ले लेता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर ऊपर है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहां पर आप एक टाइटल दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज चीजें लिख सकते हैं, या फिर अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मूवी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, एक चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक हेडिंग बना ली, एम साइबर टेक, और यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट डाल देता हूं। कंप्यूटर क्लास हो गया, ठीक है, जीके क्लासेस हो गया। ठीक, इसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है, हम क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर इमेज ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, हम इसके अंदर ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक स्लाइड और हम लेते हैं, वापस हम जाते हैं न्यू स्लाइड पर, और न्यू स्लाइड पे देखिए अभी हमने फर्स्ट वाला ये लिया था, इसके अलावा हमारे पास सेक्शन हेडर्स है, उसके अलावा 2 कंटेंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्लाइड के 2 हिस्से आपको मिल रहे हैं, ऊपर आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 2 अलग अलग ब्लॉक्स बने हैं जिनका आप प्रयोग करके मल्टीपल चीजें ले सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि हम इनसे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इस इमेज वाले पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं इमेज वाले पे क्लिक करता हूँ, ये इमेज वाला क्या करता है, मुझे इमेज लेने के लिए इमेज वाले फोल्डर में पहुंचा देता है जहां से मैं इमेज वहां पे ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिप आर्ट पे क्लिक करता हूँ तो क्लिप आर्ट के सेक्शन में मुझे ले जाता है जहां से मैं क्लिप आर्ट ऐड कर सकता हूँ। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड इमेज ली थी, ये वाली, यहाँ पे क्लिप आर्ट लिया था, हम दूसरा कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये चीजें तो हम ले ही सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, अंडू करता हूँ। इसके अलावा हम चार्ट ले सकते हैं, इस पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे कॉलम्स के फॉर्मेट में चाहिए, कॉन के फॉर्मेट में चाहिए, एरिया के फॉर्मेट में चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, जैसा भी आपको उचित लगता हो आप यहाँ से एक चार्ट ले सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे एक पाई चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पाई चार्ट इंसर्ट कर लिया है। जैसे ही पाई चार्ट लिया मेरे पास एक एक्सेल खुल के आ गया, एक्सेल को भी मैं बंद कर देता हूँ, एक्सेल की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हम डेटा अगर हम टेबल में हमने बना रखा है तो उसके द्वारा हम कर सकते हैं। और जब हमारे पास कोई पाई चार्ट या चार्ट आ जाता है तो हम उसको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन और बाकी सारी चीजें भी यहाँ से हम उसकी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास डिजाइन है, हमारे पास लेआउट है, और यहाँ से हम उसको अलग अलग लुक लेआउट दे सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर हम बात करें तो हमारे जो डिजाइन है वो क्या करता है, यहाँ पे उसका टाइप चेंज करने की परमिशन भी देता है, जिससे हम उसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। मैं कॉलम्स के फॉर्मेट में लेना चाहूँ तो इसे मैं कॉलम के फॉर्मेट में भी ले सकता हूँ। कलर कॉम्बिनेशंस की यदि हम बात करें तो हम इसके कलर कॉम्बिनेशंस को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। साथ ही साथ अगर मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यूज को दिखाना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, चार्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे चले जाऊंगा और यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनकी सहायता से इसके लुक्स में और कुछ चेंजेस मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एक इसके अलावा एक मैं ब्लैंक यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ब्लैंक से क्या होगा, ब्लैंक वाले में कुछ नहीं होगा, आप जैसा चाहते हो, जो चीज चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने पहले सीखा है कि हमने क्या किया था, हमने इंसर्ट में गए थे, हमने अलग अलग शेप लेकर के चीजों को यहाँ पे ड्रॉ किया। अब जैसे मान लीजिए मुझे वाटर साइकिल बनानी है या किसी प्रोसेस को बताना है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर की बात करनी है जहां पे मुझे इनपुट प्रोसेस आउटपुट दिखाना है या फिर दो नंबर को सम करके मुझे दिखाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, पहले मैं इस पे जाऊंगा, यहां से एक शेप लूंगा, उसको ड्रॉ करूंगा, वहां पे मैंने लिखा इनपुट, ठीक है। एक और शेप लूंगा मैं यहाँ पर, उस पर मैं लिखूंगा प्रोसेस, सॉरी मैंने गलत शेप ले लिया, यहाँ पे मैंने एक शेप लिया, उस पर क्या लिखा प्रोसेस, ठीक है। एक शेप और मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है, उस पर मैंने क्या लिखा आउटपुट। अब देखिए इतना छोटा सा एक काम था मेरे पास और उसके लिए मुझे यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ गई, ठीक है। आउटपुट के अलावा मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में एरोज भी लगाने हैं, ठीक है, एरोज को भी डिफाइन करना है ताकि पता चले भैया इनपुट हमारा प्रोसेस की तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर प्रोसेस से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का यदि मुझे काम करना है तो मुझे यहाँ पे टाइम लगा काफी, ठीक है। अभी तो एक छोटी सी चीज थी, इसके अलावा मुझे जैसे कुछ प्रोसेस बतानी हो, कोई लंबी प्रोसेस बतानी हो, तो आप क्या करेंगे, बार बार हम क्या करेंगे, इस तरह से लेते जाएंगे क्या, नहीं। अगर हम इस तरह से बार बार एक एक चीज को लेंगे तो उनको अरेंज करना, फिर एक एक को जाके उनको फॉर्मेटिंग देना, उनके लुक्स को बदलना, तो उसमें काफी समय लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट जो इस शेप के साइड में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, जो हमने ये प्रोसेस किए हैं बहुत सारी, ठीक है, उन प्रोसेस से हमें छुटकारा दिलाता है, बहुत आसानी से हम वो चीजों को कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यही वाला काम करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्मार्ट आर्ट पे जाऊंगा, ठीक है। मुझे एक प्रोसेस दिखानी थी तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस पे क्लिक किया, तो प्रोसेस पे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने किया ओके। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये 3 ब्लॉक्स बन करके आ गए और जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है, मैंने एक पे लिखा इनपुट, दूसरे पे लिखा प्रोसेस और लास्ट वाले पे लिखा आउटपुट। कितने आसानी से ये काम मेरा हो गया और मुझे किसी चीज को सेट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली ये मेरा सेट हो चुका है। इसका लेआउट सेट है, इसकी जो विड्थ है वो सेट है, जो इसके अलाइनमेंट्स है वो सारी चीज सेट है, ठीक है। और यदि मुझे इनके कलर कॉम्बिनेशन बदलना हो, पहले इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल करने से क्या होगा कि जैसे चाहे हम वैसे उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो शेप्स है मेरे पास, उन शेप्स के ऊपर बहुत सारी डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, इस तरह की चीजें मुझे अप्लाई करनी है, तो वो चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मुझे मल्टीपल कलर्स के फॉर्मेट में या अलग अलग शेप लेआउट के फॉर्मेट में, डिजाइन के फॉर्मेट में मुझे इसको शो करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन में अलग अलग ले सकता हूँ, इसके लिए ये देखिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक ही बार में पैटर्न्स बदल गए, पैटर्न का टाइप बदल गया, स्टाइल बदल गया, सारी चीजें हम आसानी से यहाँ पे कर पा रहे हैं। और वहीं अगर मैंने एक एक शेप को यहाँ पे लिया होता तो कितना मुझे समय लगता और उसको एक एक चीज को मुझे सेट करना पड़ता, फिर भी अलाइनमेंट हमारा प्रॉपर वहां पे नहीं मिलता। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस तरह की चीजों को बताने के लिए हम लोग स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट से क्या होगा, समय बचेगा और चीजें बहुत ज्यादा हमारी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने स्मार्ट आर्ट का प्रयोग देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हम देखते हैं, एक ब्लैंक यहाँ पे स्लाइड और ले लेता हूं मैं, ठीक है। हम यहाँ पर और भी बहुत सी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक मैंने ब्लैंक लिया और मुझे एक मूवी कोई सी यहाँ पे ऐड करनी है या फिर मुझे कोई साउंड ऐड करना है, तो साउंड और मूवी भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में यहाँ पे देखिए लास्ट में आपके पास मूवी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मूवी पे क्लिक करके आपके पास जो भी सिस्टम में मूवी अवेलेबल है वो मूवी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वीडियोस में जाता हूँ, वीडियो में मैंने यहाँ पे कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और वो वीडियो मेरी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वीडियो ये इंसर्ट कर ली है, तो ये देखिए ये मेरी वीडियो यहाँ पे
मेरी इस फाइल के अंदर अटैच हो चुकी है। चूंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी ये दिक्कत कर रही है। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे वीडियोस भी अटैच कर सकते हैं फाइल के अंदर। साउंड्स अटैच करना हो तो हम साउंड भी अटैच कर सकते हैं। जो भी साउंड आपको चाहिए आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आप क्लिप आर्ट तो जो इसमें पहले से अवेलेबल है फाइल उसको ले सकते हैं, या फिर आपके पास ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है तो आप ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अभी चूंकि मेरा मल्टीमीडिया पहले से कनेक्टेड है और दूसरी रिकॉर्डिंग पे चली, जैसे कि अभी क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है तो अभी इसलिए वो मीडिया को मुझे यूज नहीं करने दे रहा। ठीक है, अदरवाइज ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ चीजें समझ ली हैं। अब बात करें, जैसे हमारे पास टेबुलर डेटा होता है, टेबुलर डेटा को हमें शो करना होता है तो उसके लिए हमें टेबल बनानी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ठीक है, टेबल बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे इंसर्ट में ही आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है टेबल के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेबल ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, कई बार हमें कंपनी का ग्राफ बताना होता है, कंपनी की जो अलग अलग मंथ या अलग अलग ईयर में जो ग्रेडिंग है, या फिर किसी सेल्समैन की परफॉर्मेंस को दिखाना होता है तो उसमें हमें टेबल्स की आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन को दिखाना हो तो भी हमें टेबल की आवश्यकता होती है। टेबल और ग्राफ के माध्यम से हम चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जहाँ पे बात आंकड़ों के रिप्रेजेंटेशन की होती है वहां पर हम टेबल और ग्राफ का मदद लेते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे चार्ट वगैरह की भी मदद लेते हैं जिसके द्वारा हम चीजों को वहां पे शो कर पाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट तरीका तो ये है कि यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, जितने भी ब्लॉक्स का आपको चाहिए रो और कॉलम से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उतने रो और कॉलम की आपको टेबल यहाँ पे मिल जाती है। और अगर यहाँ पे आपको ज्यादा नंबर्स ऑफ रो कॉलम चाहिए तो आप नीचे इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन है उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 2 कॉलम्स और 5 रो का एक टेबल चाहिए तो मैंने नंबर्स ऑफ कॉलम में संख्या डाल दी है 2 और नंबर्स ऑफ रो के अंदर मैंने संख्या डाल दी है यहाँ पर 5 और मैंने किया है इसको ओके। अब देखिए मेरे पास ये आ गया है, 2 कॉलम आ गया और इसके अंदर 5 रो आ गए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं ईयर या सेशन और यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सेशन डाला 2019-20 जी काम नहीं कर रही है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा ईयर था वो कितना था 2020-21। नेक्स्ट जो हमारा सेशन था वो क्या था 21-22 और लास्ट जो सेशन हमारा चल रहा है वो चल रहा है 2021-23। चलिए फर्स्ट में बात करें, यहाँ पे इसको लैक्स में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 3.5 का सेल था, वो बढ़ गया यहाँ पर 4.2 का हो गया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 4.9 का पहुंच गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5.5 के अबव ये चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल ले सकते हैं। अब टेबल यदि हमने लिए तो टेबल को भी हम यहाँ पे बेहतर लुक और ग्राफिक्स और उसको कलरिंग वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे 2 टैब नए खुल के आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट वाला टैब है जिसको हम डिजाइन टैब कहते हैं, यहाँ से जो टेबल है उसकी डिजाइनिंग वगैरह हम यहाँ पे दे सकते हैं, कलरिंग वगैरह देनी है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ये सारी चीज आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेआउट की यदि हम बात करें तो लेआउट में जो डेटा है हम उसके साथ काम कर सकते हैं। ये डेटा मुझे सेंटर में रखना है तो यहाँ पर मैंने उसको सेंटर कर दिया, सेंटर लाइन हो गया मेरा डेटा। टॉप बॉटम मिडिल वाला ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर सेल का किसी का साइज कम या ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए ये वाले सेल का साइज थोड़ा सा बढ़ गया तो इसको आप ऊपर की साइड रखना चाहते हैं तो आप टॉप पे रख सकते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं बॉटम में रख सकते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं तो मिडिल में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी टेबल को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी टेबल से संबंधित कुछ और चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये टेबल है मेरी और इस टेबल के ऊपर ही मुझे कुछ फंक्शंस अप्लाई करने हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसको एक ग्राफ के फॉर्म में यदि मुझे दिखाना हो तो मैं उसके लिए क्या करना होगा, अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ ले लिया तो ग्राफ क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे आ गया, लेकिन ग्राफ के साथ आप देख रहे हैं कि एक एक्सेल शीट आई हुई है मेरे पास। तो कुछ नहीं करना है, इस टेबल को कॉपी करो यहाँ से डेटा। देखिए तरीके तो और भी हैं और बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल वो बता रहा हूँ जिससे आपका झट से काम हो जाए, ज्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े। कुछ नहीं करना है, ये टेबल आप कॉपी कीजिए यहाँ से। ठीक है, और वो जो एक्सेल शीट आपके पास खुली थी वहां पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी क्या चीजें होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में आप इतना काम कर लीजिए कि आपने टेबल कॉपी किया, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि आपके पास यहाँ पे जो एक चार्ट आया था ना वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है,
आपके पास नंबर्स ऑफ ईयर के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई हमसे, रुकिए देखें जरा। हमने जो डेटा दिया था यहाँ पे एक कॉलम हम इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ईयर, और यहाँ दे देते हैं सेल्स। एक्चुअली ऊपर वाली हेडिंग हमने कॉपी नहीं की थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो मैं इसको वापस से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए, कुछ दिक्कत हुई है, इसको डिलीट कीजिए। चलिए वापस से हम सेलेक्ट करते हैं और हम चलते हैं चार्ट के अंदर। हमने चार्ट यहाँ से लिया है, और यहाँ पर मैं इस चार्ट के डेटा को करता हूँ फर्स्ट तो डिलीट, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसे कॉपी। ये देखिए, अभी हमने क्या किया, प्रॉपर डेटा लिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब मैं इस एक्सेल फाइल को बंद कर देता हूँ, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। हम आ गए हमारे वापस से इस वाले जो हमारा स्लाइड था उस पर। अब इस काम करते हैं, टेबल को हटाते हैं यहाँ से साइड, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर इसका ये रहा, ठीक है, इसको मैंने छोटा कर लिया और इसको यहाँ पे मैंने एक तरफ रख दिया साइड में, और इस जो मेरा ये चार्ट है इसको मैंने रख लिया इस साइड में। ठीक है, तो अब यदि मैं इसको प्रेजेंट करने की बात करूं, ठीक है, तो प्रेजेंट हम तो F5 से कर ही सकते हैं, हमने पहले भी सीखा था। ये फर्स्ट स्लाइड हमारी है, सेकंड स्लाइड, थर्ड, ये फोर्थ हमने अभी बात की थी। और इस तरह से कुछ ये मेरा लेआउट यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस तरह से मेरा स्लाइड यहाँ पे शो होगा। अब यदि हम बात करें इस चार्ट के साथ, तो इस चार्ट के ऊपर हम बहुत सारे फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लेआउट की बात करें, जैसे हम डिजाइन की बात करें, तो डिजाइन अभी हमने देखा था हम क्या क्या उस पर डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उसको सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीजें ले सकते हैं। साथ ही साथ पर्टिकुलर कॉलम्स की यदि हम बात करें, तो कॉलम्स को भी हम यहाँ पे अलग अलग कलर शेडिंग इस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि मुझे इसका पैटर्न ही चेंज करना हो कि नहीं, मुझे तो ये वाला पैटर्न ही नहीं चाहिए, मुझे दूसरे किसी पैटर्न में इसको शो करना है, तो हम यहाँ पे उसका पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अगर मुझे इसको पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता तो मैं इसको क्या करता, पाई चार्ट में कन्वर्ट कर देता। यहाँ से इस तरह से कुछ पाई चार्ट में हम ले सकते हैं, जो भी हमको पाई चार्ट वहाँ पे सुटेबल लगता है वो पाई चार्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कलर्स में मुझे लेना है तो मैं मल्टीपल कलर का भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और अभी जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में लिया था, उसको मैं ज्वाइंट में भी ले सकता हूँ इस तरह से। आई थिंक यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो चुकी है कि किस तरह से हम इसके अंदर स्मार्ट आर्ट और चार्ट का प्रयोग करेंगे, किस तरह से हम इस पर क्लिप आर्ट अप्लाई करेंगे। अब इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी सी कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे अलग अलग स्लाइड हैं, और मैं क्या करता हूँ, इसका स्लाइड शो करता हूँ। स्लाइड शो के लिए हमने पहले भी देखा था, हम स्लाइड शो पे जाके स्लाइड शो कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग से, या फिर हम यहाँ पे नीचे की तरफ जा करके यहाँ पे जो टीवी वाला ऑप्शन है इस पे लिखा स्लाइड शो, हम इससे भी कर सकते हैं। या फिर हमने एक शॉर्टकट देखा था F5, जिसको दबा करके भी हम यहाँ पे स्लाइड शो कर सकते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो करते समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक करके मेरी स्क्रीन यहाँ पे शो तो हो रही है, लेकिन वो कुछ मजे जैसी चीज नहीं आ रही, मतलब सुटेबल नहीं लग रहा है चीजें। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका रेजोल्यूशन जो है वो सेट कर लेते हैं। अभी जो है हमारे पास यहाँ पे अलग अलग इसके रेजोल्यूशन पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक रेजोल्यूशन ले लेता हूँ जो भी इस स्क्रीन के लिए है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन में जा करके हमारा जो पेज सेटअप है हम इसको भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास जो साइज है वो 6:9 का है, और अभी जो मैंने यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट किया है 6:10 वाला यूज किया है। ठीक है, आपको अलग अलग यहाँ पे दिख सकते हैं, जो आपका सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग आप लें उसको तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, हमने पहले भी बात की थी कि ये अलग अलग सिस्टम में कुछ अलग अलग तरीके से शो करता है। ठीक, तो जिस भी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं, आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, स्क्रीन का साइज वहां पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ बेहतर तरीके से दिखे जब हमारा यहाँ पे स्लाइड चेंज हो, तो उसके लिए हम जाएंगे ट्रांजिशंस के ऊपर, और ट्रांजिशंस में कुछ चीजें हम अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला स्लाइड है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ ये पैटर्न बने हुए, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जो भी आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो उस ऑप्शन जो फर्स्ट वाला हिस्सा है वो आने के लिए और दूसरा जाने के लिए,
ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा है आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जब स्क्रीन पर वो आपका स्लाइड आएगा तो वो उसी फॉर्मेट में आएगा जो आपने उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर लिया, सेकंड वाले के लिए कुछ और अप्लाई कर लिया, ठीक है, थर्ड वाले के लिए मैंने कुछ और। तो इस तरह से हम अलग अलग स्लाइड के ऊपर अलग अलग यहाँ पे पैटर्न्स हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजिशन के लिए। उससे होगा क्या, उससे जब भी हमारा ये स्लाइड आएगा नया वाला तो थोड़ा सा अलग से हमको शो होगा कि वो कुछ चेंज हुआ। अभी क्या हो रहा था, ऑटोमेटिकली आ रहा था तो उसमें ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। चलिए अभी करके देखते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। फर्स्ट वाला जो हमने पैटर्न अप्लाई किया था, देखिए अब जब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ तो स्लाइड चेंज हो रही है तो कुछ अट्रैक्टिव तरीके से चेंज हो रही है, जिससे क्या होगा जब हम प्रेजेंट करेंगे तो प्रेजेंट करने वाले को और प्रेजेंट देखने वाले दोनों को ही काफी ये अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अभी तो हमने ये चीजें अप्लाई की हैं सिर्फ स्लाइड के ऊपर, ये सारी चीजें हम लोग कंटेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कंटेंट मतलब जो चीजें हमने यहाँ पे ले रखी है उन चीजों के ऊपर भी हम ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनिमेशन। एनिमेशन से क्या होगा, चीजें अलग अलग हमें दिखेंगी वहां पर अप्लाई होते हुए। ठीक है, एक चीज और कि अभी जो चीजें हम कर रहे थे वो हम माउस या कीबोर्ड को क्लिक करने पे हमारा स्लाइड चेंज हो रहा था। यदि हम चाहें कि ऑटोमेटिक हमारा स्लाइड चेंज हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें तो इस टैब के अंदर लास्ट में यदि आप देखें यहाँ पर तो लास्ट में ऑप्शन है, ठीक है, ऑन माउस क्लिक पे चेक लगा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये चीजें चलें तो आफ्टर वाले पे आप चेकबॉक्स लगा दीजिए और यहाँ पे आप उसको कोई वैल्यू दे दीजिए, तो उतने सेकंड बाद ऑटोमेटिकली आपका जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर उसको 1 सेकंड का टाइम दे दिया, अप्लाई टू ऑल कर दिया है और अब मैं इसको F5 से इसका प्रेजेंटेशन शो करता हूँ। ये देखिए मैंने प्रेजेंटेशन शो कर दिया है और ये देखिए 1 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा स्लाइड यहाँ पे चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं और उसको ड्यूरेशन दे सकते हैं कि एक स्लाइड मेरा 2 सेकंड के लिए चलना है, 5 सेकंड के लिए चलना है। तो इस तरह से हम इसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन भी हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही साथ हम चाहें कि अगर जो हमारा स्लाइड चेंज हो रहा है तो स्लाइड चेंज होने में हम अगर उसको कोई साउंड देना चाहें तो साउंड भी हम उसको यहाँ पे दे सकते हैं कि मेरा स्लाइड यदि चेंज हो तो उसके साथ एक साउंड यहाँ पे वो चले। तो ये देखिए स्लाइड हमने लगाया तो स्लाइड के साथ में उसका साउंड भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सभी मैं आफ्टर वाला चेक हटा देता हूँ, अप्लाई टू ऑल करते हैं, सभी नॉर्मल हो जाए। मैं जब माउस से क्लिक करूँ या कीबोर्ड से करूँ तभी ये हो। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आज जो चीजें हमने सीखी हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि कंटेंट किस तरह से लेते हैं, लोगो किस तरह से लेते हैं, इमेज किस तरह से लेते हैं, क्लिप आर्ट किस तरह से लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कंटेंट्स के अंदर यदि हमें कोई चीज हेडिंग लेनी है तो हेडिंग पे यदि हमें कलर वगैरह करना है तो वो चीजें हम किस तरह से करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे स्लाइड है उसकी डिजाइनिंग हम किस तरह से करते हैं, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट क्लास में सीखी थी। थोड़ा सा हम उन चीजों को वापस एक बार देख लेते हैं। अभी मेरा ब्लैंक है। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे जैसे भी मैं डिजाइन यहाँ पे अप्लाई करूंगा उस डिजाइन का इफेक्ट हमें जितनी भी स्लाइडें यहाँ पे लगी हुई हैं सबके ऊपर वो हमें शो होंगी। चलिए देखिए हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है एक पैटर्न और इस पैटर्न को देखते हैं कि ये पैटर्न हमारा क्या क्या परफॉर्म चीजें करता है। तो ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड का अलाइनमेंट कलर कॉम्बिनेशन तो आप देख ही रहे हैं कि चेंज हो गया है। साथ ही साथ इसने आगे आने वाले स्लाइड्स के ऊपर भी प्रभाव डाला है। तो ये जो मेरा हेडिंग था उसको मैंने इस तरह से किसी लैंग्वेज में सेट नहीं किया था, वो ऊपर लिखा हुआ था। यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हुए हैं मेरे कंप्यूटर क्लास और जीके क्लासेस का, ठीक है, यहाँ इसके आगे यदि आप देखेंगे तो जो यहाँ पे बुलेट बना हुआ है, जो सिंबल बना हुआ है, ये भी मैंने पहले अप्लाई नहीं किया था। ये इस पर्टिकुलर डिजाइन के साथ आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट्स का साइज, फॉन्ट का टाइप, ये सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। तो जो भी आप पैटर्न लेना चाहें डिजाइन का वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप पैटर्न लेंगे आपका डेटा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये देखिए एक बेहतरीन सुंदर सा लुक। ठीक, तो इस तरह से चीजें भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपने पहले वाली क्लास की सारी प्रैक्टिस कर ली होगी, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे मास्टर स्लाइड किस तरह से बनाई जाती हैं। साथ ही साथ हम लोग एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन, एक डेमो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और उस प्रेजेंटेशन के अंदर हम बचे हुए सारे ऑप्शंस को सीख लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग की जो दो हमारी
क्लासेस हैं, इसमें हमने बेसिक चीजें वो सीखी हैं जिससे हम कंटेंट को लेते हैं, उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट वाली क्लास थी उसमें बहुत सारा हमने फंक्शन सीखा था, लेकिन सभी लोगों की प्रैक्टिस नहीं हुई है उन चीजों की। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक बार उन सारी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे नेक्स्ट वाली क्लास में चलेंगे तो उसमें हमको ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आएंगी और आपको मजा भी बहुत आएगा। यदि आप पहले की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एडवांस चीजों में डायरेक्टली जंप करना चाहेंगे तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है, फर्स्ट टाइम आप सिस्टम पे बैठे हैं, तो भी आप ये चीजें कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी चीजें मैं बताते जा रहा हूं उसको आप करते चलिए। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या छोटी छोटी जरा जरा सी बातें आप बता रहे हैं, फर्स्ट क्लास में भी आपने बहुत सारी बातें बताई, छोटे छोटे फंक्शन बताए थे। ठीक है, आप तो डायरेक्ट हमको बता दीजिए कि प्रेजेंटेशन किस तरह से क्रिएट होता है। सर दिक्कत ये नहीं है कि प्रेजेंटेशन किस तरह से क्रिएट होता है, अगर मैं आपको एक डेमो बता दूं किसी प्रेजेंटेशन का प्रॉपर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपकी थिंकिंग बस वहां तक बंद करे जाएगी, आप जितने भी बनाएंगे वो सिमिलर उसी की तरह बनेंगे। लेकिन अभी जैसे हम एक एक चीजों को समझ रहे हैं, एक एक कंटेंट को लेने का तरीका समझ रहे हैं, तो आपको इससे डीप नॉलेज हो रहा है। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कैसा भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और सभी प्रेजेंटेशन के अंदर आप अलग अलग वेरिएशंस भी ला सकते हैं, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग लुक ला सकते हैं, जिससे सामने वाले को देखने पर वो एक जैसा नहीं लगेगा, वो हर बार उसको कुछ अट्रैक्टिव, कुछ नया लगेगा। और ये सारे फंक्शंस का यदि आपको नॉलेज है तो आपकी क्रिएटिविटी भी और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी रचनात्मक क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा विकसित होगी और आप एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार कर पाएंगे जो आपके क्लाइंट को बहुत ही प्रभावित करेगा और प्रभावशाली होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।